1999 में जयपुर नौकरी लगने के मकसद से आया था। बाप का सपना था कि हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जिसमें सन 2000 तक एक भी आईएएस नहीं था, एक भी आईपीएस नहीं था, कोई भी सिविल सेवा में नहीं था। उस समय मेरे पिताजी जो केवल 8वीं पास थे, लेकिन उन्होंने हम तीनों भाइयों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया। मेरा बड़ा भाई नवोदय में पढ़ते हुए 10th और 12th में मेरिट में था। उसको पिताजी ने आईआईटी कराई, आईआईटी के लिए बॉम्बे भेजा। पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को कलेक्टर बनाओ, क्योंकि 4 जिलों में कोई कलेक्टर नहीं था। सुनते थे बामनवास में इतने कलेक्टर हैं, उधर इतने कलेक्टर हैं। हम तो जब रायसेना से गए थे, मेरे पूर्वज 150 साल पहले रायसेना में जो खेड़ा है, वहां से रामकिशन जी सरपंच साहब थे। उन्हीं के परिवार से निकलकर 150 साल पहले हम लोग 12 में एक अटरू के नया गांव में जाके बस गए। घटवासन मां को मानते थे, घटवासन मां को ढोकते थे। लेकिन मेरे से 4 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी का नाम कल्याण सिंह मीणा, दादा बलराम पटेल, उनके पिताजी का नाम ओंकार लाल पटेल, उनके पिताजी का नाम कसनलाल पटेल, उनके पिताजी का नाम दीपा पटेल। दीपा पटेल रायसेना से जाकर वहां 12 के उस अटरू के नया गांव में बसे थे। लेकिन जब दीपा पटेल के बाद में उस समय एक कच्चा घर बनाया वहां, और कच्चा घर जब बनाया तो उसके जो गेट के ऊपर देड़ रखते हैं, तो ये नियम था कि कोई भी मकान बनाए तो उसकी नींव रखने के पहले माताजी घटवासन के ढोक देकर वहां का उसका आशीर्वाद लिया जाए। मेरे दादाजी वो कसन पटेल जब घटवासन मैया के ढोक देने आए, घटवासन मैया को ढोकने आए, तो वो वापिस उस समय नहीं गए थे। कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इधर से लोग जाने लगे, वापस से तालमेल बनने लगा, तो फिर सन 2002 में मेरे बड़े भाई की जब नौकरी लगी, आईआईटी में वो गए, तो उसके बाद पिताजी घटवासन मां के आने लगे, हम लोग रायसेना आने लगे। रायसेना के जो हमारे परिजन है, हमारे परिवारजन है, वो भी हमारे कार्यक्रमों में जाने लगे। 1999 में जब जयपुर आया, तो 1999 में आने के बाद 2002 में चुनाव लड़ा कॉलेज का। उस समय इधर के छात्रों से उनके बीच में रहने लगा, बात करने लगा, तो उस समय आपके पूरे एरिया में घूमने लगा, डोलने लगा, घूमने लगा, तो देखा कि किस तरह से कैप्टन छुट्टनलाल मीणा ने यहां काम किया है, किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसने इस समाजों को पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाया, उसको किस तरह से यहां माना जाता है, किस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा ने बरसों तक यहां लड़ाई लड़कर यहां के लोगों को अपने अधिकार दिलाए, किस तरह से राजेश पायलट, जो स्वर्गीय राजेश पायलट ने आकर यहां राजनीतिक चेतना को जागृत किया, किस तरह से लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया। इस एरिया में मैंने देखा, इसी दौसा में, इसी सिकराई में, टोडा भीम में, महुआ में, गंगापुर सिटी में, आपके हिंडोन में मैंने देखा है। जब राजेश पायलट साहब भरतपुर से चलकर जब दौसा आए थे, तो उसके पहले यहां गुर्जर मीणा राजनीति में नजर नहीं आते थे। सामान्य सीटों पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा है कि जब पहली बार राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से चलकर दौसा में सांसद बने थे, तो 13 पंचायत समितियां यहां दौसा में थी, 7 पंचायत समितियां जनरल सीट थी। उन 7 सीटों पर मीणा समाज के प्रधान पहली बार राजेश पायलट ने आपके एरिया में बनाए थे। उस राजेश पायलट साहब ने पहली बार मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि मीणा समाज पूरी तरह से कांग्रेस में था और राजेश पायलट साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ नाथू सिंह जी गुर्जर यहां से चुनाव लड़े। नाथू सिंह जी गुर्जर यही दौसा के रहने वाले थे और राजेश पायलट साहब बाहर से आए थे। गुर्जर समाज नाथू सिंह जी गुर्जर के साथ खड़ा था।
मीणा समाज पूरी ताकत से राजेश पायलट साहब के साथ खड़ा था और उसी का परिणाम ये रहा कि राजेश पायलट साहब ने भी मीणा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कहीं कंजूसी नहीं की। राजेश पायलट साहब की देन थी कि बांदीकुई में, जिस बांदीकुई में कभी मीणा एमएलए नहीं बनता था, मीणा कभी चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, उस बांदीकुई में 1998 में मुरारी लाल जी की पत्नी सविता मीणा को बसपा से चुनाव लड़ाया। जब उसको टिकट नहीं मिला तो बसपा से चुनाव लड़वाकर और उसकी मदद करी। उस समय मुरारी लाल जी की घरवाली चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको अगली बार मदद की बसपा से और उसको एमएलए बनाया। राजेश पायलट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जैसे भी उनका बस चला हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। ये राजेश पायलट साहब की चेतना और जागृति थी कि जिसकी आज ये है कि आज अगर माधोपुर में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है, दौसा में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है, आपके यहाँ जिनका बहुत है वही एमएलए है। चाहे माली समाज बांदीकुई में माली समाज है तो सैनी समाज का व्यक्ति एमएलए है। चाहे आप किसी भी एरिया में चले जाओ, गंगापुर सिटी में रामकृष्ण मीणा जी एमएलए है, दौसा में एक जनरल सीट पे, एक सामान्य सीट पर एक दलित का बेटा डीसी पेरवा एमएलए है। आपके बेटे ने जब ये राजनीति यहां से देखी, राजनीति सीखी, फिर मैं जब पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं जहां हनुमान बेनीवाल मदेना बिरदा परिवार राजनीति करते थे, वहां भी मैंने देखा कि वहां भी जिनका वोट था वही लोग राजनीति में बैठते थे, जिनका वोट नहीं था वो लोग राजनीति में नहीं बैठते। जब आपके बेटे ने ये सब देखा और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं राजनीति में मैं स्थापित होने लगा, मेरी वहां चलने लगी, तो मैंने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को भी आजाद कराने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें मैं छात्र राजनीति कर रहा था। वो विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने वाला हर व्यक्ति राजस्थान की राजनीति में या तो एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री तक गए। मैं चाहता था अगर इस विश्वविद्यालय में भी गुर्जर, मीणा, दलित, आदिवासियों के बच्चे अगर इसमें पढ़ लिख कर अगर राजनीति में स्थापित हो जाएंगे तो ये भी किसी न किसी दिन वो एक मुकाम प्राप्त करेंगे। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो राजेश पायलट ने पूर्वी राजस्थान में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। आपके बेटे ने वो विश्वविद्यालय में किया जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। अब आपका बेटा चाहता है, आपके बेटे की इस एरिया में जरूरत नहीं है, मैं आपके एरिया में आना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जैसे ही आगरा रोड पे आता हूं तो यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, उनकी बीपी बढ़ जाती है, उनको टेंशन होने लग जाती है। नरेश मीणा इस एरिया में क्यों आया? और मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि नरेश मीणा जब जब इधर आता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार तो मुझे मार के पटक दिया था मंडावर में, मुझे पटक दिया था। एक बार मैं सत्याग्रह आंदोलन किसानों के लिए लड़ाई लड़ने आपकी इसी दौसा की धरती पे आया तो गांधी जी मूर्ति में जब माला 2017 में पहना रहा था तो मेरी पूरी पीठ यहाँ पे पुलिस ने लाठियों से लाल कर दी थी, मेरी गाड़ियां तोड़ दी थी और मुझे 7 दिन तक जेल में रखा था। इसलिए मुझे डर लगता है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अगर सम्मान करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि उनसे टकराऊं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं आपको मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ आपके एरिया में सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में हर घर में नरेश मीणा है। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, आप हर तरह से सक्षम हो, आपके घरों में नौकरियां हैं, आप धंधे पानी से जुड़े। लेकिन आपका बेटा नरेश मीणा जहां से आया है बारा की धरती से, आप लोग उस बारा के बारे में पता करो, कोटा बूंदी के बारे में पता करो। हम लोग जहां हैं, हम पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, जिला परिषद का टिकट मांगते हैं, एमएलए का टिकट मांगते हैं, सांसद का टिकट मांगते हैं, तो हम उन लोगों के दरवाजे पे ठोक देने चाहते हैं टिकट मांगने के लिए, पंचायत समिति से लेके एमएलए एमपी तक, जिनके 5 वोट नहीं है, लेकिन हम भिखारी हैं, वो देने वाले बने हुए। हम जब वहां धंधा पानी करना चाहते हैं, हम कोई वहां जेसीबी चलाना चाहते हैं, कोई रेत का काम करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें धंधे में नहीं करने देते। हमारे यहाँ के आपके जो सरकारी कर्मचारी जाते हैं, हमारे यहाँ तो कर्मचारी है नहीं। वहां जो थानेदार जाते हैं, डिप्टी जाते हैं, तहसीलदार जाता है, एसडीएम जाता है, कलेक्टर जाता है, वो लोग, उनकी इच्छा होती है, उनके मन में भाव रहता है कि हम लोग हालती में जो हमारे भाई बंद बैठे हैं उनकी भी हम मजबूती करें, उनको भी हम जगाने का काम करें। लेकिन आप सब देखते हो राजनीति के बिना कुछ नहीं है, राजनीति के बिना कुछ नहीं है। वो सुधांशु पंत मुख्य सचिव होगा, लेकिन चलेगी तो भजन लाल की।
आज यहाँ पे दौसा का जो कलेक्टर होगा, एसपी होगा, वो कलेक्टर एसपी कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो यहाँ का जो बीजेपी का मंत्री होगा, बीजेपी का मुखिया होगा, वो करेगा। उसी तरह से हमारे लोग जो वहां नौकरियां करना चाहते हैं, वो हमारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी है, राजनीति ऐसी है। प्रताप सिंह सिंघवी, एक प्रताप सिंह सिंघवी जो बनिया समाज में है, वो बाड़मेर से आया छबड़ा में, उसके 500 वोट है छबड़ा में। हमारे 40,000 मीणा समाज के वोट है, 20,000 गुजर समाज के वोट है, वहां पर 25,000 लोधा समाज के वोट है, 25,000 धाकर समाज के वोट है, और एक बनिया का लड़का प्रताप सिंह सिंघवी बाड़मेर से आता है 12 में और 7 बार जाता है, 7 बार एमएलए, अभी भी वो एमएलए लगातार। एक प्रमोद जैन भाया जो फलोद आता है, फलोद से आके 12 जिले का मालिक बन जाता है। एक शांति धारीवाल को ओम बिरला, 4 व्यक्ति जिनके 500 वोट नहीं है, पूरी हालती को खा रहे हैं। हमें टिकट मांगना है तो उनके दरवाजे पे धंधा करना है तो उनके दरवाजे पे जाए, नौकरी में अगर तबादला करवाना है, नौकरी में अगर स्वाभिमान से नहीं रहे तो उनके दरवाजे पे जाए। उनसे नरेश मीणा लड़ रहा है, उसी तरह लड़ रहा है जैसे नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ा। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में जब लड़ा तो इस आपके बेटे की देन है। आपके बेटे ने, जो मनीष यादव, एक यादव समाज का बेटा विश्वविद्यालय का 2010 में आपके बेटे की वजह से अध्यक्ष बना, आपके बेटे की देन है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रभा चौधरी, एक जाटों की बेटी, किसान की बेटी, किसान जाट की बेटी प्रभा चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी। आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है। जो राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है। जो जितेंद्र मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष के बेटे नरेश मीणा की देन है। जो दलित समाज में पैदा हुई, पूजा वर्मा, उसको आपके बेटे ने बनाया। दलित समाज में पैदा हुआ विनोद जाखड़, उसको आपके बेटे ने बनाया। आपका बेटा हाड़ौती में लड़ाई लड़ रहा है, आपका बेटा हाड़ौती को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हाड़ौती को आजाद कराना चाहता हूं उन धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूं, अपने लोगों को राजनीतिक चेतना लाना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं। और मैंने कहा कि राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को जगाना नहीं चाहता। जब वो लोग राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को मैं पीली लुगड़ी ओढ़ना सिखा रहा हूं, वो जब आपके यहाँ देखते हैं, मैं उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक तौर पे उस हालत के लोगों को मजबूत करना चाहता हूं, जो बरसों पहले आप ही लोगों में से निकलकर वहां जाकर बस गए, जो मध्य प्रदेश तक बसे हुए। मैं रचनात्मक राजनीति करना चाहता हूं, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन जैसे मैंने उन धन्ना सेठों से लड़ा, और आप सोचो मैंने कोई ये चप्पल छोड़ रखी है? कई लोग पूछते हैं नरेश मीणा चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाड़े पेड़ घूम रहा हूं, 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाड़े पेड़ घूम रहा हूं। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, जिस दिन उन चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, चाहने से रोक दूंगा, उस दिन नरेश मीणा चप्पल पहन लेगा, नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं पहन। मैं जब उनसे लड़ रहा हूं, हालत आपने देख ली। टिकट मांगता हूं, खानदानी कांग्रेसी था, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूं, एनएसयूआई की राजनीति करके आया हूं। कांग्रेस से टिकट मांगा, छबड़ा से नहीं दिया, निर्दलीय आपका बेटा लड़ा, 45,000 वोट आए। फिर देवली उनियारा में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए, कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी। लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैं जब हाड़ौती में लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूं। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूं, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूं, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैं तो कभी आज दिन तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा जब तक मरता हूं, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं, उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूं कि मैं हाड़ौती को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत करो। प्रमोद जैन भाया की औकात नहीं है नरेश मीणा के सामने खड़ा होने की। अरे वो ओम बिरला
वो राधेश का तीसरे नंबर पे बैठा ओम बिरला, वो ओम बिरला को नींद हराम कर दी थी। 40,000 से जीतने दिया, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से जीतने दिया। और मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये सारे नेता अगर आपके बेटे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2028 2029 में हाड़ौती को आजाद करा दूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान आजाद हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाबाओं, आप सबको पता, मेरी मां बहनों आपको भी पता, मैं 8 महीने समरावता के कांड में जेल रहा, 1 महीने 40 दिन अभी मैं झालावाड़ की जेल रहा। क्यों रहा? थप्पड़ में कितनी सजा होनी चाहिए, कितना बड़ा मुकदमा लगना चाहिए। रोज मां अपने घर में बच्चों के थप्पड़ देती है, रोज स्कूल में मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए थप्पड़ देता है, तो मैंने भी एसडीएम को सुधारने के लिए थप्पड़ दे दिया, तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया भाई? एक भ्रष्ट, एक तानाशाह, एक दादागिरी करने वाला अगर मैंने एसडीएम पे थप्पड़ दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एसडीएम तू तो क्या, अगर तेरी जगह सुधांशु पंत भी गलत करेगा तो सुधांशु पंत के भी थप्पड़ नरेश मिला देगा। लेकिन मुझे जो जुर्म मैंने किया, मैंने गलती की, मैं गलती को मानता हूं, मैंने थप्पड़ दी वो गलती थी। लोकतंत्र में इस तरह की घटना जायज नहीं है, लेकिन मुझे सजा उतनी मिलनी चाहिए थी जितनी मैंने गलती करी। गलती 323 341 की धारा मेरे पे लगनी चाहिए थी, लेकिन धारा लगाई 307 की धारा लगाई, कातिलाना हमला की मेरे पे धारा लगाई। मुझे 8 महीने जेल में रखा, छूटने नहीं दिया। वहां झालावाड़ में बच्चों का न्याय मांगने गया, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं गया, लेकिन कह दिया कि आईसीयू में अंदर नरेश मीणा ने डिस्टर्ब किया, डॉक्टरों को इलाज करने से रोका। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन कैंप लगाता, जो आमजन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, वो क्या कभी बच्चों को, घायल बच्चों को इलाज में रुकावट बन सकता था? लेकिन झूठा मुकदमा लगाया। झूठा मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सशर्त पहले हाईकोर्ट ने छोड़ा था, सशर्त हाईकोर्ट ने छोड़ा था। मैं कहा था दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। उसी कानून को वो करवाने के लिए मुझे वहां झूठे मुकदमे में 40 दिन जेल में रखा। लेकिन आपने देखा होगा एक हार्दिक पटेल हुआ था गुजरात में। उस हार्दिक पटेल का नाम भी इसी तरह नरेश मीणा की तरह चल रहा था। लेकिन हार्दिक पटेल को जब 9 महीने जेल में डाला और जब वो जेल से निकला तो मोदी के पैरों में दंडवत हो गया, मोदी के पैरों में लटक गया। आज हार्दिक पटेल को कोई नहीं पूछ रहा। मैं जब जेल में था तो भजन लाल ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा सब कुछ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, एमएलए बना देंगे, और अभी अंतर चुनाव हो रहा है, तुझे एमएलए का टिकट देंगे, बीजेपी में आजा, तेरा सारा काम फ्री कर देंगे, मुकदमे फुकदमे से फ्री कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर आज हम लोग जो भी हैं अक्सर की देन है, तो पार्टी कांग्रेस थी, बीजेपी ने कभी हमारा भला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भला नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूर्वी राजस्थान के भाइयों, आज अगर बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में किसी की वजह से है, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार किसी की वजह से है तो केवल किरोड़ी लाल मीणा की है। आपने किरोड़ी लाल जी की पगड़ी की लाज रखते हुए, आपने किरोड़ी लाल का मान रखते हुए पूरे पूर्वी राजस्थान से आपने बीजेपी को जिताकर भेजा। मैंने सुना था किरोड़ी लाल जी सिकराई में आए थे, किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा को वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, वो एमएलए बन गया। ऐसे कई जगह जहां जहां किरोड़ी लाल ने पगड़ी रखी वहां समाज ने उनको अंधा होकर वोट दिया। लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में कितने मंत्री थे हमारे पिछली बार? कितने मंत्री थे? हाँ, आपके यहां कितने मंत्री थे? प्रसादी लाल जी आपके मंत्री, मुरारी लाल जी आपके मंत्री, ममता भूपेश आपके मंत्री। अब कितने मंत्री हैं आपके? कितने एमएलए आपके? अच्छा, जब मंत्री एमएलए नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या पोजीशन आपकी? कितने कलेक्टर आपके हैं? कितने एसपी आपके हैं? रोज आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। 3 एमएलए को खा गए। वहां कंवरलाल मीणा एक सामान्य सीट पे एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था अंता से, बीजेपी का एमएलए, मीणा समाज का जनरल सीट पे सामान्य सीट पे अंता से एमएलए था, जिसको आज घर बिठा दिया, जिसको जेल में डाल रखा है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है कि जिसकी सत्ता बीजेपी की सरकार में रहते हुए एक मीणा समाज का एमएलए था जनरल सीट पे, उसको जेल में डाल दिया, उसको हटा दिया। इसलिए आपका बेटा
जब आपके बेटे के पास ऑफर आए तो आपके बेटे ने कहा मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हद में गुजरना पड़े। लेकिन एक चीज और है, अभी मेरे पास दो चीज है। कांग्रेस भी कह रही है, अब तो कांग्रेस भी कहने लगी कि हमारे पास आ जा। मैंने कांग्रेस से कह दिया नरेश मीणा तुम्हारे झंडे बैनर नहीं उठाएगा। जिस नरेश मीणा को नांद्री में सुनने के लिए हजारों लोग माताएं बहने बैठी है, तो वो नरेश मीणा अब कांग्रेस का झंडा नहीं उठाएगा। नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, लेकिन तब शामिल होगा जब राहुल गांधी नरेश मीणा के कंधे पे हाथ रखे, जब राहुल गांधी कंधे पे हाथ रखे, जब नरेश मीणा, जब राहुल गांधी राजस्थान की धरती पे आए, जब राहुल गांधी राजस्थान की धरती पे आए, जब प्रियंका गांधी राजस्थान की धरती पे आए, तो राहुल गांधी जिस मंच पे बैठा रहे, अगर बगल में नरेश मीणा की कुर्सी तुम दे दो, नरेश मीणा के कहने में टिकट दो, केवल नरेश मीणा का टिकट नहीं, नरेश मीणा के कहने में 5-10 टिकट तुम बांटो, तो नरेश मीणा कांग्रेस में जाएगा। नहीं तो नरेश मीणा तो महाराणा प्रताप की तरफ फकीर रहेगा, नरेश मीणा तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां से वो आदमी हाथ खड़े करना जो ये चाहते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ जाऊं। कितने आदमी जो ये चाहते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ जाऊं? हाथ खड़े करो। कोई नहीं है, एक भी नहीं चाह रहा बीजेपी को। हाँ, एक नहीं। अब मैं चाहता हूं 2 पार्टी बची अपने पास। कौन सी? 2 पार्टी। एक थर्ड मोर्चा बना, क्योंकि मैं रोज कहता हूं, रोज पूछते हैं मीडिया वाले नरेश मीणा जी क्या करोगे आगे, तो मैं कहता हूं जो मैं करूंगा वो जनता से पूछ के करूंगा। जो जन भावना होगी, जो मेरे शुभचिंतक होंगे, मुझे चाहने वाले होंगे, वो जिधर कहेंगे उधर मैं जाऊंगा। अब आपसे जो इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हो, आपसे आपके आदेश की पालना मैं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं 2 जगह है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए घास की रोटी खा ली थी, गढ़ किले छोड़ दिए थे, उसी तरह से नरेश मीणा कुछ बना के नहीं बना, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन मैं आपकी भावना जानना चाहता हूं, आज आपकी नांद्री के पंच पटेलों माताओं, आपकी भावना जानना चाहता हूं। कितने लोग मुझे कांग्रेस में देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सारे 100%? हाँ, अच्छा, हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मुझे कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मान भी नहीं दे, सम्मान भी नहीं दे, और उसके बाद भी मैं कांग्रेस में रहूं? ऐसे हाथ खड़े करो। मेरे को मान भी नहीं दे, कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मान भी नहीं दे, सम्मान भी नहीं दे, और फिर भी मैं कांग्रेस में जाऊं? हाथ खड़े करो। कितने लोग हैं ऐसे? अगर मेरा मान सम्मान नीचा हो तो जाऊं कि नहीं जाऊं? जोर से हाँ ना में जवाब दो। नहीं जाना ना? मैं आपसे कहना चाहता हूं पटेलों, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में 13% आदिवासी है। कितने परसेंट? 13% आदिवासी है, 7% मीणा समाज है, 6% वो भील समाज है जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अभी। 13% में से 7% हमारी संख्या, लेकिन आज एक भी मीणा कांग्रेस में खुद के टिकट के अलावा दूसरे का टिकट नहीं दिला सकता। सही बात है कि नहीं है? सही है। एक भी नेता बता दो जो खुद के टिकट के अलावा दूसरे का टिकट दिलाता हो। सचिन पायलट साहब 40-50 टिकट बांटते हैं। कितने टिकट बांटते हैं? 40-50 टिकट बांटते हैं। कौन? सचिन पायलट साहब। अशोक चांदना 7 टिकट बांटता है, 7। वो प्रमोद जैन भाया 500 वोट नहीं है, 7 टिकट बांटता है। भौर सिंह अलवर के राजा, भौर साहब जितेंद्र सिंह जी, वो अलवर में टिकट बांटते हैं। डोटासरा जी टिकट बांटते हैं, गहलोत साहब टिकट बांटते हैं, सीपी जोशी टिकट बांटता है। एक तो मीणा बता दो जो खुद के टिकट के अलावा टिकट बांट रहा हूं। बांटते हैं क्या? सारे वोट अपन ठोके, कांग्रेस को अपन जिंदा रखे, और कांग्रेस में अपना है क्या सामान? कितने टिकट है, क्या दे रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस में पैदा हुआ हूं, पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, आज भी मेरी धड़कन कांग्रेस के लिए धड़कती है। तड़पता हूं कब मुझे कांग्रेस मौका दे दे, कब मुझे कांग्रेस अपनी जगह बिठा ले। लेकिन 25 साल से कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं, कांग्रेस मुझे मौका नहीं दे रही। लेकिन अब मैंने भी कह दिया कि अगर कांग्रेस में उसी दिन चला जाऊंगा जिस दिन राहुल गांधी बगल में बिठा के सम्मान दे देगा और मेरे कहने पर टिकट बांट देगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता,
लेकिन 3 सामान्य सीटों पर 3 एमएलए जिनको हमने एमएलए बनाया, 3 सीटें हमारी घर बैठे चली गई। अगर मुरारी लाल जी मीणा साहब, हरीश जी मीणा साहब, ये राजनीतिक चेतना के लिए मैं कह रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा, हरीश जी मीणा साहब और मुरारी लाल जी मीणा दोनों एमएलए थे, ठीक नहीं थे? ठीक नहीं थे? और दोनों सामान्य सीटों पे थे, दोनों सामान्य सीटों पे थे। कंवर लाल जी मीणा भी सामान्य सीटों पे थे। अगर हरीश जी मीणा और मुरारी लाल जी मीणा ये कहते थे कि भाई हम तो एमएलए हैं, हमारी जगह कोई 2 दूसरों को टिकट दे दो, क्या 2 दूसरों को टिकट दे दो, वो एमएलए भी रहते और 2 नए लड़के, मुझे नहीं, मैंने कहा था भाई देवली उनेरा में नमोनाथ जी को टिकट दे दो। मैंने कहा था, हरीश जी से कहा था कि भाई आप मतलब नमोनाथ जी को टिकट दे दो, मेरे को पसंद नहीं कर रहे तो। मुरारी लाल जी किसी और को दिला देते 2 सामने अच्छे व्यक्ति को, तो दो जगह फायदा हो जाता ना, नुकसान हो गया। आगे भी मैं यही कह रहा हूं, अच्छे लोगों को लाओ, राजनीति में जो परिवर्तन कर सके, बदलाव कर सके, जो जागृति राजनीति में लाए, ऐसे लड़कों को लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को राजनीति में वोट मत दो जो केवल एमएलए बनकर, एमपी बनकर, जब कांग्रेस के ऊपर के नेता कहते कल धरना देना तो 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टर नारे लगा दे, और जब जनता को जरूरत पड़े, जनता ढूंढे तो नजर नहीं आए, ढूंढे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे पे जो प्रताड़ना की जा रही है, भजन लाल सरकार के बीच में बीजेपी सरकार जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ वालों को परेशान किया जा रहा है। मेरे साथ के जो 10-20 सरपंच है, नए लड़के, एक सरपंच अभिषेक मीणा सखीपुरा बामनवास का, उसकी आईडी बंद कर रखी है, उसको सरपंचाई नहीं करने दे रहे। एक सरपंच है विजय मीणा सवाई माधोपुर में, अभी मैं जब सवाई माधोपुर में गया, उसने मेरा स्वागत कर दिया, माला पहना दी, उस सरपंच की आईडी बंद कर दी। मैं कहना चाहता हूं, डर किस बात का है? उन नेताओं से आग्रह करूंगा कि मैं तो समाज के लिए लड़ना चाहता हूं, समाज का नाम रोशन करना चाहता हूं, समाज को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूं। जिस दिन मैं गलती करूं, समाज जूती उठाकर मेरे दे दे। मैं तो अब आजकल तो जो समाज मेरे को आदेश कर रहा है वही पालना कर रहा हूं। समाज मेरे से बीच में नाराज हो गया था, समाज नाराज हो गया था, रोज जेल जाता है, रोज वो करता है। मैंने तो कोई कर्म तो ऐसा किया नहीं जो मैं जेल जाऊं, लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया था। लेकिन समाज ने कहा अब उग्रपन छोड़ दे, उग्रता छोड़ दे, भगत सिंह का मार्ग छोड़ दे, आपका बेटा गांधी बन गया। लेकिन गांधी बनने के बाद क्या हुआ? 15 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा, किसी ने राम राम नहीं करी। अब डूंगरी बांध में हम सबके रिश्तेदार नातेदार डूंगरी बांध में क्षेत्र गांव है, उनको उजाड़ने का प्लान चल रहा है, उनको उजाड़ने का प्लान चल रहा है। एक चीता कॉरिडोर के नाम पे धौलपुर से लेकर 12 तक जो इस बेल्ट में हमारे आदिवासी भाई, गुर्जर भाई, क्योंकि ज्यादातर इस एरिया में, उस क्षेत्र गांव के जो डूंगरी बांध का मामला है, उसमें सबसे ज्यादा मीणा प्रभावित है, उसके बाद गुर्जर प्रभावित है, फिर मुसलमान प्रभावित है, सर्व समाज प्रभावित है। लेकिन ये 3 जातियां जो उसमें गुर्जर और मीणा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, और वो सारे हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं। अगर मुझे भजन लाल को मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है वो जो इस तरह का कार्यक्रम देख रहा है, जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बाहर घूमने देगा, सड़कों पे घूमने देगा। इस तरह की प्लानिंग कर रखी है। मेरी 4 तारीख को मेरी एक कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है भजन लाल ने कि नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दो, नरेश मीणा को जेल में डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा हमें चैन की नींद नहीं सोने देगा। हो सकता है ये मेरी खारिज करके वापस से मुझे जेल डाल दे, हो सकता है 3-4 साल के लिए जेल डाल दे। मैं तो ये भी देख रहा हूं इनका ये प्लान है, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो ओम बिरला का है, जो लोकसभा स्पीकर है। ओम बिरला चाहता है नरेश मीणा को अंदर डाल दो, अंदर डाल के सजा दे दो, और ताकि ये 10 साल तक आगे चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन मैं कहता हूं, कर्नल भैंसला तो एमएलए नहीं बनाता, कर्नल भैंसला तो सांसद नहीं बनाता, लेकिन कर्नल भैंसला की घर घर में पूजा हो रही है, घर घर में मूर्ति हो रही है। नरेश मीणा एमएलए नहीं बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसद नहीं बनूंगा तो फर्क नहीं पड़ता। नरेश मीणा जेल जितनी बार जाएगा उतनी बार लोगों को लगेगा नरेश मीणा अगर आपने समझौता नहीं किया, मैं मानता हूं, तो ये जनता जिस तरह से आज आशीर्वाद दे रही है, इस जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। मैं आपसे पटेलों कह रहा हूं, मेरे 14 साल का बच्चा है, मेरा 14 साल का बच्चा है, उसको मैं हर जगह आजकल डुलाने लग गया, केवल इसलिए डुलाता हूं, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूं वो मुझे कब मरवा दे। मेरी सुपारी 15 करोड़ की प्रमोद जैन भाया ने 12 में दी, और आज आप लोगों ने जो सोशल मीडिया देख रहे होंगे, मैं जब टोंक जेल में था तब मैंने टोंक जेल में कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मरवाया जा सकता है। टोंक जेल में हथियार आ चुके हैं,
और आज वो वीडियो सबके सामने आ गया, टीवी चैनल पे आ गया कि नरेश मीणा ने जो कहा वो सही हुआ, और आज वो हथियारों के वीडियो भी जेल से, टोंक जेल से आ गया। मुझे भरोसा नहीं है मैं कितने दिन चल पाऊंगा, कितने दिन रह पाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं बेटे को तैयार कर रहा हूं। जो काम मैं सपने देखता हूं, जो जागृति का सपना देखता हूं, समाज को आगे ले जाने का सपना देखता हूं, जो मैं नहीं कर पाया वो मैं मेरा 14 साल का बेटा करेगा, इसलिए मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसलिए मैं घुमा रहा हूं। मैं जानता हूं, मुझे भरोसा है ये समाज मेरे बाद भी अगर मेरे परिवार को जरूर ये समाज रक्षा करेगा, मैं इसी उम्मीद करता हूं। आपका बेटा कभी झुकेगा नहीं, आपका बेटा कभी समझौता नहीं करेगा। कैसे समझौता कर लूंगा, कैसे झुक जाऊंगा? जब अनशन में बैठा था पूरा समाज ने कहा बेटा अनशन तोड़ दे। मैंने कहा मेरे परिजनों से आग्रह उनसे कहा है, उनसे वादा किया है, जो बच्चे मरे थे कि जब तक अनशन नहीं तोड़ूंगा तब तक उनकी मदद नहीं करूं। और 24 घंटे के अंदर अंदर, केवल मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर जब मैंने कहा मुझे इनकी आर्थिक मदद करनी है, मुझे 51 लाख देने हैं, तो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। कल परसों मैंने कहा था 80-90 लाख रुपए हमारे पास आए, लेकिन मेरे पंच पटेलों, मेरी माताओं, 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। अब हमने पैसा लेना बंद कर दिया है। जो भी यहां से बात सुन रहे हो, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है। मैं अभी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां जाऊंगा। भजनलाल सरकार ने 12-12 लाख रुपए दिए हैं। भजनलाल सरकार ने 12-12 लाख रुपए दिए हैं। वो 7 परिवार है जिनके बच्चे मरे हैं। मैं उनको 13-13 लाख रुपए आप तमाम राजस्थान की जनता की तरफ से दूंगा। 13-13 लाख रुपए, 13-17 91 लाख तो वो हो गए। 91 लाख तो 7 जनों को 13-13 लाख हो गए, और फिर 9 लाख रुपए बचेंगे। वो 9 लाख रुपए मैं उन घायलों को दूंगा। 13 लाख 91 लाख तो जिनके बच्चे मरे हैं उनको दूंगा, और 9 लाख रुपए जो घायल बच्चे हैं उनके परिजनों को दूंगा। और ये जो सहयोग दिया तमाम लोगों ने, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। एक मैं पार्टी का तो अभी तय नहीं है, मैं थर्ड फ्रंट में जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा, मैंने आपके सामने सारी बात रख दी है, लेकिन मैं एक अपना संगठन बना रहा हूं। संगठन बना रहा हूं जिसका नाम है भगत सिंह सेना। वो भगत सिंह सेना में युवा रहेंगे, भगत सिंह सेना में युवा रहेंगे, और भगत सिंह सेवा संगठन। 2 ग्रुप बना रहा हूं, एक भगत सिंह सेना और एक भगत सिंह सेवा संगठन। भगत सिंह सेवा संगठन में मैं टेड लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम भगत सिंह सेवा संगठन से जोड़ेंगे। ये भगत सिंह सेना और भगत सिंह सेवा संगठन ये शिक्षा पर काम करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। आज राजस्थान में नशाखोरी जिस तरह से बढ़ रही है, इसमें का इस तरह से प्रचलन हो रहा है, नशा का प्रचलन हो रहा है, उसके खिलाफ एक मैं तमाम राजस्थान में प्रत्येक कोने में जाऊंगा और उसके सदस्य बनाऊंगा। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, आज भगत सिंह जी जिस बच्चे ने 23 साल की उम्र में इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, उस भगत सिंह का आज जन्मदिन भी है। मैं उन भगत सिंह को नमन करते हुए आप तमाम लोगों से इस भगत सिंह सेना, भगत सिंह सेवा संगठन से जुड़ने की अपील करता हूं, ताकि भगत सिंह फिर से जिंदा हो सके, भगत सिंह के नाम को घर घर तक पहुंचाया जा सके। मैं चाहता हूं उस भगत सिंह 23 साल के युवा को हर जगह, आपने देखा होगा भगत सिंह की मूर्ति बहुत कम नजर आती है, हम भगत सिंह की मूर्तियां भी लगाएंगे। शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह का शहीद दिवस होगा। उस समय हम 23 मार्च को राजस्थान में बहुत बड़ी भगत सिंह के शहीद दिवस में सभा भी करूंगा, और सभा के समय ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। आपको भरोसा देता हूं मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको भरोसा देता हूं। मैंने घर में केवल एक ही बात सीखी है, गांव में कहावत थी वो सीखी है, वो है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिंदगी में कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। लालच और मोह है तो केवल एक ही बात का है, ऐसा काम करूं जो मरने के बाद लोग याद करें। मैं जब शमशान घाट पे जाऊं तो जनता याद करे, मरने के बाद मुझे याद करे। आप तमाम लोगों ने मेरी इतनी सारी लंबी देर से बात सुनी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और झंडू भाई साहब से अपील कर